Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about hemostasis. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम हीमोस्टेसिस पढ़ने वाले हैं. सो हीमोस्टेसिस क्या होता है, देखिए, जब हमें कोई इंजरी होती है, चाहे वो एक्सटर्नल इंजरी हो या फिर वो ब्लड वेसल इंजरी हो, इंटरनल इंजरी हो, तो वो उसका जो ब्लीडिंग वहां से जब होती है तो वो कुछ टाइम बाद स्टॉपेज हो जाती है. ठीक है, सो दैट थिंग इज नोन एज हीमोस्टेसिस. ठीक है, हीमोस्टेसिस में बहुत सारे एंजाइम्स, फैक्टर, प्रोटीन्स, ठीक है, प्लेटलेट, ये सब आपस में मिलके काम करते हैं जो कि हीमोस्टेसिस करते हैं, मतलब स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग को रोकते हैं. इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं, प्रोसेसेस हैं. तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. आई होप सो कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा. सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो. सो गाइस, देखिए, हीमोस्टेसिस में मैंने हीमोस्टेसिस की जो वर्ड है इसको ब्रेक डाउन करके देखा तो पता लगा कि जो हीम है इसका मीनिंग जो होता है वो ब्लड होता है. क्या होता है? इसका मीनिंग ब्लड होता है. एंड जो स्टेसिस होता है इसका मीनिंग होता है स्टॉप. तो ब्लीडिंग की जो स्टॉपेज है दैट थिंग इज नोन एज hemostasis. Okay, so hemostasis is a process. ये क्या है? ये एक प्रोसेस है by which body stops bleeding, जिसके जरिए जो हमारी शरीर है, हमारी बॉडी है, वो ब्लीडिंग को स्टॉप करती है. ठीक है, एट द साइट ऑफ एन इंजुरी. जो जहाँ पर इंजरी हुई है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप करती है विद द हेल्प ऑफ हीमोस्टेसिस. ठीक है, एंड ऑल्सो रिपेयर डैमेज्ड ब्लड वेसल्स. जो हमारी ब्लड वेसल डैमेज हुई है उनको रिपेयर भी करती है. मतलब जहाँ पर डैमेज हुआ है वहाँ से ब्लीडिंग तो स्टॉप कर रही है, साथ के साथ वो उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को बिल्कुल सही भी करती है, उसको रिपेयर भी करती है. सो ये सारी चीज़ें हमारे हीमोस्टेसिस के अंदर आती हैं. ठीक है, सो देखिए, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज वेसोकॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड वन इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, थर्ड वन इज क्लोट फॉर्मेशन. ओके, सो आज की इस वीडियो में हम तीनों ही स्टेप्स का अच्छे से ओवरव्यू लेने वाले हैं. ठीक है, सो देखिए, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो वेसल्स है, जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, जहाँ पे इंजरी हो रही है, वो अपना एरिया, अपने साइज को थोड़ा सा छोटा करती है एट द साइट ऑफ इंजरी. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इंजरी हुई है, ये ब्लड वेसल है और इसमें यहाँ पर इंजरी हुई है, तो ये यहाँ पर क्या करेगी, अपने साइज को थोड़ा सा इस तरीके से कर लेगी. ठीक है, ताकि जो ब्लीडिंग है, जो ब्लड का फ्लो है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. तो वो जितना नैरो होती जाएगी वो ब्लड का फ्लो धीरे धीरे कम होता जाएगा. एंड प्लेटलेट्स को वहाँ पर एट द साइट ऑफ इंजरी वहाँ पर अडहेर होने में, मतलब चिपकने में हेल्प मिलेगी. ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ हम कहना चाह रहे हैं. देन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जहाँ पर इंजरी होती है वहाँ पर प्लेटलेट्स क्या होते हैं, अडहेर हो जाते हैं. ठीक है, वहाँ पर चिपकना शुरू कर देते हैं. सो ये जो प्रोसेस है ये विद इन 6 मिनट्स होता है. ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस होता है ना, ये मतलब परमानेंट क्लॉट नहीं बनाता है. ठीक है, यहाँ पर जेली लाइक स्ट्रक्चर बनता है. तो दिस इज नॉट परमानेंट. क्योंकि ये परमानेंट नहीं है तो ये कभी भी ब्लीडिंग यहाँ से चालू हो सकती है. इसीलिए यहाँ पे हमें एक परमानेंट क्लॉट की आवश्यकता होती है जो कि फिब्रिन बनाता है. फिब्रिन जब हेल्प करता है तब यहाँ पर एक परमानेंट क्लॉट बनता है. क्या बनता है? परमानेंट क्लॉट बनता है. और ये क्लॉट बनने में ना सिर्फ फिब्रिन हेल्प करता है, यहाँ पर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. क्या होते हैं? 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं प्लेटलेट को, ठीक है, कि हमें यहाँ पर एक परमानेंट क्लॉट बनाना है जिससे प्रॉपरली ब्लीडिंग स्टॉप हो सके एंड वो जो एरिया है एट द साइट ऑफ इंजरी उसको हम हील भी कर सके, उसको सही भी किया जा सके. ओके गाइस, तो ये यहाँ पर हम चीज़ बोलना चाहते हैं. ठीक है, सो देखिए, यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर भी बात की जा रही है कि जब ब्लड वेसल में इंजरी होती है उसको हम बोल सकते हैं सीवियर्ड. ठीक है, सो इंजरी हुई ब्लड वेसल में, अब ब्लड वेसल इज सीवियर्ड, ब्लड वेसल सीवियर्ड हुई तो उसके अंदर से ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ब्लड और उसके कंपोनेंट्स, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं एंड प्लेटलेट होते हैं. ठीक है, विथ प्लाज्मा, ये ब्लड के कंपोनेंट होते हैं. सो क्या है कि जब ऐसा होता है तो इरिथ्रोसाइट और वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं आर लीकिंग आउट द ब्रेक. ठीक है, जहाँ पर
इंजरी हुई वहाँ से आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो ब्लड किसकी वजह से फ्लूइड है? बिकॉज ऑफ प्लाज्मा, तो प्लाज्मा निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो प्लेटलेट है वो नहीं निकलते, क्योंकि उनका काम है ब्लीडिंग को स्टॉप करना। तो वहाँ पर जो साइट ऑफ इंजरी है वो वहाँ पे अडहेर होना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे चिपकना शुरू कर देते हैं, ताकि जितना जल्दी हो सके ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद देखिए, इतना समझ आया। देन वेस्कुलर स्पैज्म, ठीक है, वेसल्स जो होती है वो स्पैज्म करती है, मतलब वेसल्स अपने साइज में छोटी होने लग जाती है एट द साइट ऑफ इंजरी, जहां पर इंजरी हुई है उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है। एक चीज समझिए आप, फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। अब ये हमारी ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में यहाँ पर इंजरी हुई है। तो जब यहाँ पर इंजरी हुई तो यहाँ पर क्या होते हैं? एंडोथीलियम लेयर होती है, जो कि एंडोथीलियल सेल्स की बनती है। एंड नीचे इसके क्या होता है? कोलेजन होता है। क्या होता है? कोलेजन होता है इस लेयर के नीचे। एंड उसके नीचे क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? नर्व्स होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो क्या है, वेस्कुलर स्पैज्म में क्या बोला गया है? द स्मूथ मसल्स इन दी वेसल वॉल। जो वेसल वॉल है, ये जो हमारी वेसल वॉल है, इनमें स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। इन द वेसल वॉल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नियर द इंजरी पॉइंट। ये जो इंजरी पॉइंट है यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे ना तो आपको दिखेगा भी कि ये जो वेसल है थोड़ी सी नैरो होती जा रही है, हो रही है नहीं नैरो, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो रिड्यूसिंग क्यों करते हैं? ताकि रिड्यूस किया जा सके ब्लड के फ्लो को, ब्लड के फ्लो को जितना हो सके उतना कम किया जा सके, ठीक है। एंड देन उसके बाद प्लेटलेट, जब ये चीज होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, उसके बाद जो प्लेटलेट है वो अपना प्लग फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं, अपना प्लग बनाना शुरू कर देते हैं। सो प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड बाय केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम द इंजरी साइट एंड बाय कॉन्टेक्ट विद अंडरलाइंग कोलेजन। अब ये जो हमारी वेन थी, ठीक है, जहां पर इंजरी हुई है, ठीक है, इसके नीचे जो कोलेजन था, ये कोलेजन निकलना शुरू हो गया क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ, तो ये जो कोलेजन है वो निकलना शुरू होता है। तो जब प्लेटलेट फ्लो होते हैं तो ये प्लेटलेट क्या होते हैं ना, ये इसमें चिपकना शुरू कर देते हैं, ये अडहेर होना शुरू कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑल्सो ये जो इंजरी की साइट है यहाँ से कुछ केमिकल्स भी निकलते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड बाय केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम द इंजरी साइट। इंजरी साइट से केमिकल्स रिलीज होते हैं एंड बाय कॉन्टैक्ट विद अंडरलाइंग कोलेजन, और कोलेजन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये एक्टिवेट होने लग जाते हैं। द प्लेटलेट्स बिकम स्पाइक्ड। अब जब ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आते हैं तब प्लेटलेट जो होते हैं वो अपने साइज में, शेप में थोड़े से चेंजेस लाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, जो प्लेटलेट होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं? स्पाइक्ड हो जाते हैं एंड स्टिक टू ईच अदर एंड एट द बाउंड ऑफ साइट। तो जो प्लेटलेट हैं, देखिए प्लेटलेट नॉर्मली जो होते हैं वो स्टिक लाइक, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। तो जब इंजरी होती है और प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होने के बाद वो स्पाइक शेप में आ जाते हैं, मतलब नुकीली सी उसके एजेस हो जाते हैं, ठीक है। सो ये कैसे होते हैं? स्टार लाइक प्रोजेक्शन आप कह सकते हो। ये थोड़े से इस तरीके से ना अपने साइज में होते हैं और फ्लैट हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आप देखिए, अगर एक ये छोटा सा प्लेटलेट है, ये आपस में ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, ये गुच्छा बना रहे हैं, तो ये इतना एरिया नहीं कवर करेंगे। लेकिन अगर प्लेटलेट अपना साइज चेंज कर देगा तो ये साइज और शेप जो है हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी, और ये साइज, ये ज़्यादा जगह को घेरना शुरू कर देगी। साथ में ऐसी शेप होने के साथ साथ ये क्या हो जाते हैं ना, ये स्टिकी भी हो जाते हैं, चिपकना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से, ताकि प्लेटलेट प्लग अच्छे से बने। तभी तो उसको हम जेली लाइक स्ट्रक्चर सा कहते हैं, ओके। देन उसके बाद अब इनिशिएटेड प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड बाय केमिकल रिलीज्ड। ये जो इनिशियल प्लेटलेट्स थे, स्टार्टिंग में जो प्लेटलेट थे वो कैसे एक्टिव हुए? जो केमिकल्स रिलीज हुए थे फ्रॉम द इंजर्ड सेल। इंजर्ड सेल ने अपने अंदर से केमिकल रिलीज किया कि प्लेटलेट की जरूरत है, इनको एक्टिव करो ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो पाए, ठीक है। एंड बाय कॉन्टैक्ट विद कोलेजन, ठीक है, जो ब्रोकन कोलेजन था, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? ब्रोकन कोलेजन ने, ठीक है, प्लस इंजरी साइट से जो केमिकल रिलीज हुए थे, इन दोनों ने क्या किया ना, प्लेटलेट को एक्टिवेट करवाया है। अब जो प्लेटलेट ऑलरेडी एक्टिवेट होकर बाउंड अप हो चुके हैं साइट ऑफ इंजरी पे, उन्होंने क्या किया? बाउंड प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल्स। अब ये जो बाउंड प्लेटलेट थे उन्होंने केमिकल रिलीज किए दैट एक्टिवेट एंड अट्रैक्ट अदर प्लेटलेट।
एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स ने अपने अंदर से केमिकल रिलीज करने शुरू किए, जिन्होंने क्या किया, और भी प्लेटलेट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है, सीरोटोनिन। तो ये चीज़ें जो है ये केमिकल प्लेटलेट अपने अंदर से रिलीज करता है, ताकि और भी प्लेटलेट्स को वहाँ पर बुलाया जा सके, उनको एक्टिवेट करवाया जा सके, और ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बनता है। उसके बाद बात करें कोआगुलेशन के बारे में। इन कोआगुलेशन फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड टू फिब्रिन, ठीक है। कोआगुलेशन में क्या होता है ना, जो फिब्रिनोजन है, ये जो फिब्रिनोजन है ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, विच फॉर्म्स अ मैश दैट ट्रैप्स मोर प्लेटलेट्स, जो कि एक मैश बनाता है, ठीक है, एक जाल टाइप सा बनाता है, जिसके अंदर बहुत सारी प्लेटलेट्स क्या होती है, ट्रैप होनी शुरू हो जाती है, मतलब कि फंसने लग जाती हैं। इरिथ्रोसाइट्स भी उसके अंदर फंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी तो ब्लीडिंग के जरिए बाहर निकल रहे हैं, एंड वो अल्टीमेटली एक क्लोट को बना देते हैं, ठीक है। सो दोबारा मैं आपको अच्छे से इसको बताती हूँ। अब देखिए कोआगुलेशन में क्या है ना, कि फिब्रिनोजन जो है, फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है किसमें, फिब्रिन में। ये जो फिब्रिन है ये थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या करते हैं, आपस में एक मैश बनाते हैं, जाल बनाते हैं। और ये जो जाल होता है ये कहाँ पर स्टिक हो जाते हैं, साइट ऑफ इंजरी, जहां पर इंजरी हुई है ना वहां पर ये जाल ना स्टिक होना शुरू कर देता है। अब ये जो जाल यहाँ पर स्टिक हुआ है, यहाँ से आरबीसी भी फ्लो हो रहे हैं, डब्ल्यूबीसी भी फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, प्लेटलेट भी है। तो ये जो सेल्स है ना, यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ सेल्स है, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चिपकना शुरू कर देंगे, इसमें फंसने शुरू हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो जब ये यहाँ पर ट्रैप होने लग जाते हैं, तो यहाँ पर परमानेंट क्लॉट बनने लग जाता है, ठीक है। जो फिब्रिन है उसकी हेल्प से परमानेंट क्लॉट बनता है, लेकिन जब तक सिर्फ प्लेटलेट का प्लग बनता है वो परमानेंट क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कि फिब्रिन का क्लॉट बनना चाहिए, और यहाँ पर ही 13 फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, उनका काम बड़ा शुरू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। मेन उनका फंक्शन यहाँ पे आ जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि दो टाइप के हीमोस्टेसिस होते हैं, एक होता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस, एक होता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, ठीक है। सो आज हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस पढ़ेंगे, साथ में सेकेंडरी हीमोस्टेसिस भी आपको मैं इसी में बताऊंगी, लेकिन उसकी डीपर नॉलेज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। सो अब देखो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि इनिशियली हम दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने नोट्स में कैसे लिख सकते हो, ठीक है। वेसोकॉन्ट्रिक्शन हुआ, साइट में इंजरी हुई, हमारी ब्लड वेसल जो है वो इंजर्ड हो गई, यहाँ से हमारी ब्लड वेसल इंजर्ड हो गई। अब जब इंजरी हो गई है तो ब्लड वेसल क्या करेगी, अपने आप को नैरो करना शुरू कर देगी, ताकि वो ब्लड का स्टॉपेज रुक जाए। तो वो कैसे होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसे होगा, अपॉन इंजरी टू ब्लड वेसल्स, जैसे ही इंजरी हुई ब्लड वेसल्स में, द वेसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिड्यूस ब्लड लॉस, वेसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ताकि ब्लड लॉस रिड्यूस हो जाए। स्मूथ मसल्स इन दी वेसल वॉल, जो वेसल वॉल है इसके अंदर जो ये स्मूथ मसल्स हैं ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये क्या करेंगे, साइज छोटा कर लेंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें कौन हेल्प कर रहा है, इसमें नर्व रिफ्लेक्स हेल्प कर रहा है। ये जो नर्व रिफ्लेक्स है ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। रिलीज ऑफ वेसोकॉन्ट्रिक्शन, अब वेसोकॉन्ट्रिक्शन रिलीज होगा, एंडोथेलियल सेल्स रिलीज एंडोथेलियन एंड प्लेटलेट्स। एंडोथेलियल सेल्स क्या करते हैं, यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स है, ये एंडोथेलियल सेल्स है, ठीक है। ये जो एंडोथेलियल सेल्स है ये क्या कर रहे हैं, अपने अंदर से एंडोथेलिन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, साथ में सीरोटोनिन को रिलीज कर रहे हैं, थ्रोम्बोक्सिन को रिलीज कर रहे हैं। इन चीजों को कौन रिलीज कर रहा है, ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ठीक है, इसमें एंडोथेलियम सेल्स है, ये जो एंडोथेलियम सेल्स है इन्होंने अपने अंदर क्या किया ना, अपने अंदर से तीन चीजों को रिलीज कर रहे हैं, एंडोथेलिन को रिलीज किया, सीरोटिन को रिलीज किया, थ्रोम्बोक्सिन A2 को रिलीज किया, जिसकी वजह से वेसोकॉन्ट्रिक्शन और भी बढ़ गया, ठीक है। वेसोकॉन्ट्रिक्शन के बाद क्या हुआ, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बनने लगा, जो कि 6 मिनट का टाइम लेता है मैक्सिमम। अब प्लेटलेट फॉर्मेशन होता कैसे, स्टेप देखो आप इसके। सबसे पहले अडेशन, प्लेटलेट चिपकना शुरू करेंगे। प्लेटलेट्स अडेयर टू एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स इन डैमेज्ड वेसल वॉल। जो प्लेटलेट है वो क्या करेंगी, जो कोलेजन फाइबर यहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है, उसके साथ चिपकना शुरू करेंगे और अपने साइज को ऑल्टर कर देंगी, ठीक है। ये स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये स्टिकी होते जाते हैं। डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स अपॉन ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स है इसके ऊपर जो डैमेज एंडोथेलियल सेल्स हैं वो अपने अंदर से एक फैक्टर को रिलीज करती हैं। किसको कर रही हैं, फैक्टर को रिलीज कर रही हैं, जिसका नाम है VWF। ये फैक्टर कौन सा है, वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर,
जो कि प्लेटलेट को अडहेशन में हेल्प करता है, उसको इनिशिएशन देता है। वॉन विल्बेन फैक्टर जो है वो प्लेटलेट को बताता है कि आपको यहाँ अडहेर होना है, यहाँ पे इंजरी हो रही है, तो प्लेटलेट अपने फ्लो में से निकल के इंजरी साइट पे आना शुरू कर देती हैं। देन एक्टिवेशन, अब प्लेटलेट चिपक गई, प्लेटलेट चिपकने के बाद उनको एक्टिवेट भी होना है, तभी तो काम होगा, तो एक्टिवेशन होगा। वंस एडहेयर, जब एक बार प्लेटलेट चिपक गई, प्लेटलेट्स बिकम एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, चेंजिंग शेप, अपना शेप यहाँ नॉर्मल से कैसा कर रही हैं, ये वाला चेंज कर रही हैं शेप, एंड रिलीज ग्रैनुल्स, और अपने अंदर से ग्रैनुल्स को रिलीज करती हैं। ये जो ग्रैनुल्स होते हैं क्या करते हैं प्लेटलेट में, ये जो क्लॉट फॉर्मेशन है, प्लग फॉर्मेशन है, इसमें हेल्प करते हैं, और बाकी के जो प्लेटलेट हैं उनको बुलाने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, थ्रोम्बेक्सिन A2 जो कि कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, और मोर प्लेटलेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है। सेरोटिन भी यही करता है, फैक्टर ये हो गया, ये भी इसी में हेल्प करता है। कैल्शियम, ठीक है, ये भी इसी चीज में हेल्प करता है। एक्सप्रेस सर्विस रिसेप्टर इंक्लूडिंग ग्लाइकोप्रोटीन, जो प्लेटलेट होते हैं ना, इनके ऊपर ना सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से और प्लेटलेट्स आपस में अडहेर होने लग जाते हैं। एग्रीगेशन, अब एग्रीगेशन क्या होगा, एग्रीगेशन मतलब कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट स्टिक टुगेदर टू फॉर्म अ टेम्परेरी प्लग। एग्रीगेट, प्लेटलेट आपस में आसपास आए और उन्होंने क्या किया ना, वो स्टिक हो गए, एक दूसरे के ऊपर स्टिक होना शुरू कर दिया, उन्होंने ऐसी ऐसी हो रही है ना शेप, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टिक होने शुरू कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्टिक होने लगे। और उसके बाद फिब्रिनोजन एक्ट्स एज अ ब्रिज, यहाँ पर जो फिब्रिनोजन है वो ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट प्लेटलेट्स फैसिलिटिंग देयर एग्रीगेशन। देखिए अब फिब्रिनोजन एक तो 13, ये जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे अभी पढ़ाऊंगी उसमें भी काम करेगा, यहाँ पर भी फिब्रिनोजन हेल्प करेगा। यहाँ पर वो क्या हेल्प कर रहा है कि जो प्लेटलेट हैं, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, ठीक है, ठीक है, प्लेटलेट के यहाँ पे प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको क्या करते हैं ना, ब्रिज देता है। ब्रिज कौन दे रहा है, ये जो फिब्रिनोजन है, ये ब्रिज का काम करता है, प्लेटलेट को आपस में चिपकने में हेल्प करता है, ठीक है। सो इसलिए लिखा है फिब्रिनोजन एक्ट एज अ ब्रिज, ये ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन, ठीक है, एडजेसेंट प्लेटलेट, प्लेटलेट्स को एडजस्ट करने में फैसिलिटेट देयर एग्रीगेशन, उनकी एग्रीगेशन को फैसिलिटेट करता है, मतलब उनको हेल्प कर रहा है इस चीज़ में। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज एक्सेलरेटेड बाय प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन है, ठीक है, ये और भी ज़्यादा एनहांस किया जाता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के जरिए, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम बात करेंगे कोआगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगी, ठीक है। इससे पहले हमारा प्राइमरी हीमोस्टेसिस था, अब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट क्लॉट बनने वाला है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। दिस इन्वॉल्व्स ए कैस्केड प्लाज्मा प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल क्लॉट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो कोआगुलेशन है, ब्लड क्लॉटिंग का जो मेन स्टेप यहाँ पे आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है हमारे कितने होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, उनका कैस्केड इन्वॉल्व होता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स सीरीज में वो काम करना शुरू कर देते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स उसके आते हैं, ठीक है। सो मतलब कि एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करेगा, फिर वो तीसरे को एक्टिवेट करेगा, तो ये नंबर ऑफ इसके स्टेप्स आ गए, इसलिए इसको हमने कैस्केड बोला है, ठीक है। सो यहाँ पर वो काम करना शुरू करेगा। पाथवे देखिए आपके, इसके दो पाथवे होते हैं हमारे पास कोआगुलेशन के लिए, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब कि इनसाइड ऑफ वेसल जब इंजरी होती है, एक्सट्रिंसिक मतलब कि वेसल के बाहर, मतलब टिश्यू में कोई डैमेज होता है, तब ये पाथवे एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक पाथवे ट्रिगर्ड बाय डैमेज्ड इनसाइड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या है कि ये कब ट्रिगर्ड होती है, मतलब ये कब शुरुआत होती है, स्टिमुलेट हो रही है, जब डैमेज होता है वेस्कुलर सिस्टम के इनसाइड, वेसल है इसके अंदर जब यहाँ पर कोई डैमेज हो गया, तब कौन सा पाथवे, इंट्रिंसिक, कौन सा, इंट्रिंसिक सिस्टम चालू होगा हमारा। और जब ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल ट्रॉमा, कोई बाहर हमारे जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मसल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ उसके टिश्यूज वगैरह है, इनमें कोई इंजरी आ गई, तो क्या होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे काम करना शुरू कर देगा। अल्टीमेटली क्या है ना, ये एक तरीके से दो हम कह सकते हैं, ये दो पाथवे ऐसे हैं कि इंट्रिंसिक यहाँ से चालू हुआ, एक्सट्रिंसिक यहाँ से चालू हुआ, लेकिन इनके पास एक कॉमन पाथवे भी होता है जिसको हम कॉमन पाथवे कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मिलना किसमें है, कॉमन पाथवे में मिलना है। तो यहाँ पर हमारा जो है इंट्रिंसिक पाथवे है और यहाँ पर है
एक्सट्रिंसिक पाथवे, और ये जो है ये है कॉमन पाथवे, ठीक है, कॉमन पाथवे है। सो क्या लिखा है यहाँ पर, बोथ पाथवे कन्वर्ज एट द कॉमन पाथवे, दोनों के दोनों पाथवे किस में मिलते हैं, कॉमन पाथवे में मिलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन, इसमें क्या है, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, एंड थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। ये जो फिब्रिन है ये क्या काम करेगा, ये जो स्टेप बताया ना मैंने आपको, ये स्टेप है इसका कॉमन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, जैसे कि थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस निकलेंगे, ठीक है, और वो एक मैश बना लेंगे जिसके अंदर प्लेटलेट एंड डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएंगे, और आरबीसी अडहेर होना शुरू हो जाएंगे, ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो फिब्रिन फॉर्म्स अ मैश, ये जो फिब्रिन के थ्रेड्स हैं ये मैश बनाएंगे, दैट स्टेबलाइज दी प्लेटलेट प्लग। ये जो प्लेटलेट प्लग पहले बना था वो जेली लाइक था, वो कभी भी टूट सकता था, तो प्लेटलेट प्लग को जो स्टेबलाइज करता है, जिसको स्टेबल करता है, वो फिब्रिन काम करेगा। फिब्रिन जब कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिनोजन से, तो ये जो फिब्रिन है ये यहाँ पर हेल्प करता है एंड फॉर्मिंग अ स्टेबल क्लॉट, यहाँ पर एक स्टेबल क्लॉट बनता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए मैं इस पाथवे के बारे में बात कर रही थी, एग्जैक्टली कौन सा फैक्टर कब रिलीज होता है वो सब मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आप अभी यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है। इंट्रिंसिक पाथवे का क्या है, जब डैमेज होगा वेसल में, ठीक है, वेसल में डैमेज होगा तब इंट्रिंसिक पाथवे जाएगा, और जब होगा टिश्यू में डैमेज होगा तब एक्सट्रिंसिक पाथवे चालू होगा। ये दोनों पाथवे चल रहे हैं, चलने के बाद ये अल्टीमेटली एक कॉमन पाथवे में आते हैं, किसमें, कॉमन पाथवे में आते हैं, ठीक है। सो ये जो कॉमन पाथवे है यहाँ पर क्या है ना कि प्रोथ्रोम्बिन से कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन, ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई। थ्रोम्बिन ने क्या किया, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट किया फिब्रिन में, और वहां फिब्रिन ने क्या किया ना, टाइट ब्लड क्लॉट बनाया, जिसको हम स्टेबल ब्लड क्लॉट बोलते हैं। तो ये यहाँ पर काम होता है, ठीक है। अब क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, देखिए क्लॉट बन गया, स्टेबल क्लॉट बन गया। मैंने आपको हीमोस्टेसिस में बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग स्टॉप नहीं करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम नहीं है सिर्फ हीमोस्टेसिस का। हीमोस्टेसिस में एक और स्टेप है जिसमें जो इंजरी है वो रिपेयर भी हो रही है, क्या हो रही है, रिपेयर हो रही है। तो रिपेयर करने के लिए रिट्रैक्शन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लॉट रिट्रैक्ट होगा एंड रिपेयर होगा। तो देखिए जब साइट ऑफ इंजरी होती है, मान लीजिए ये साइट ऑफ इंजरी है, यहाँ पे इंजर्ड हुआ, तो हम देख सभी को चोट लगती है, इंजरी का साइट होता है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है ना, अपने साइज में थोड़ा सा स्मॉल होना शुरू हो जाता है, वो डिट्रैक्शन होता है। मतलब कि जो एजेस होती हैं हमारी चोट के, ये जो एजेस है ना, ये धीरे 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 क्या होती है, पास आनी शुरू कर देती है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, क्लॉट रिट्रैक्शन। तो रिड्यूसिंग द साइज ऑफ वुंड, वुंड का जो साइज है वो रिड्यूस होने लग जाता है। स्टेबलाइजिंग द क्लॉट, प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट, जो प्लेटलेट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्टेबलाइज होने लग जाता है। पुलिंग ऑन फिब्रिन स्ट्रैंड, जो फिब्रिन के स्ट्रैंड्स है, फिब्रिन के जो धागे बने थे वो खिंचना शुरू हो जाते हैं। एंड ड्रॉइंग द एजेस ऑफ द वाउंड टुगेदर, और जो एज हैं, ये जो एजेस हैं इनको क्या करते हैं, वुंड की जो एजेस हैं इनको आसपास खींचना शुरू कर देते हैं ताकि घाव जल्दी से जल्दी बढ़ना शुरू हो जाए। अब ये हो गया, उसके बाद टिश्यू रिपेयर होगा। तो प्लेटलेट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स रिलीज ग्रोथ फैक्टर। यहाँ पर अब देखिए क्या है, जो प्लेटलेट है और जो एंडोथेलियल सेल्स है, हमारी जो वेसल है, ब्लड वेसल, इसके अंदर एंडोथेलियम लेयर है और इसके अंदर एंडोथेलियम सेल्स है। ये जो एंडोथेलियल सेल्स है और जो प्लेटलेट है वो रिलीज करती है ग्रोथ फैक्टर को, ठीक है, दैट स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन द टिश्यू रिपेयर। वो क्या करती हैं, ये जो ग्रोथ फैक्टर है ये स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है, और स्टिमुलेट करती हैं प्रोलिफरेशन को एंड माइग्रेट करती हैं सेल्स को, बोलती हैं कि आपको इसमें टिश्यू रिपेयरिंग के लिए आप सेल्स को भेजें और यहाँ पे रिपेयरेशन स्टार्ट करें। ये कौन कर रहा है, ये ग्रोथ फैक्टर काम कर रहा है। देन फिब्रिनोब्लास्ट माइग्रेट इनटू द क्लॉट, जो फिब्रिनोब्लास्ट होता है वो क्लॉट में आ जाता है एंड स्टार्ट सिंथेसाइजिंग कोलेजन, और वो क्लॉट में क्या करना शुरू कर देता है, जहाँ पे चोट लगी थी उसको हील करने के लिए वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स को बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, दैट रिपेयर्स ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स को रिपेयर करना शुरू करती हैं। इस तरीके से जो क्लॉट है, रिट्रैक्शन है, वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, दोबारा देखिए आप कि वुंड जो है, ये वुंड है, ठीक है, इसकी जो एजेस है वो पास आना शुरू हो गई, ठीक है, पास आना शुरू हो गई। उसके बाद क्या होगा कि जो प्लेटलेट है, ठीक है,
एंड एंडोथेलियल सेल्स है नर्व्स के, उन्होंने अपने अंदर से ग्रोथ फैक्टर को रिलीज किया। ग्रोथ फैक्टर ने प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट किया, माइग्रेट हुए सेल्स टी के पास वहाँ पर चले गए एंड वहाँ पर उसको स्टेबल करने में, मतलब उसको रिपेयर करने में हेल्प करना शुरू कर दिया। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि कोलेजन फाइबर को बनाना शुरू किया। ये जो कोलेजन फाइबर है ना, ये वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि जब ब्लड वेसल में फॉर एग्जाम्पल इंजरी होती है तो यहाँ पर तो इसके एंडोथेलियम लेयर है, लेकिन नीचे इसके क्या है, कोलेजन है। तो जब चोट लगती है तो ये कोलेजन भी ब्रेक डाउन होता है। तो अगर ये कोलेजन बनना शुरू होगा ना तो धीरे धीरे ब्लड वेसल रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए जो ग्रोथ फैक्टर है ये प्लेटलेट और एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है एंड उसके जरिए क्या होता है ना, टिश्यू रिपेयर होना शुरू होता है, कोलेजन फाइबर वहां पर बनना शुरू हो जाता है जो कि ब्लड वेसल्स को रिपेयर करना शुरू करते हैं। अब ये जो क्लॉट बन गया है ब्लड वेसल के अंदर, ये जो क्लॉट बना है, इस क्लॉट का निकलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं निकलेगा तो ब्लीडिंग वहां पर रुक जाएगी, ठीक है, सॉरी, जो ब्लड फ्लो है वो वहां पर रुक जाएगा और उसकी वजह से किसी और चीज़ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोम्बोसिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो फिब्रिनोलाइसिस मतलब कि फिब्रिन का जो क्लॉट है वो टूट रहा है। लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना, दैट मीन्स क्लॉट रिमूव होगा। सो क्लॉट सॉल्यूशन, जो क्लॉट होता है वो डिसोल्यूट होता है। इसमें क्या होता है, वंस द वेसल इज रिपेयर, जब एक बार वेसल रिपेयर हो जाती है, द क्लॉट इज नो लॉन्गर नीडेड। तो अब जब ब्लड वेसल ठीक हो गई तो हमें क्लॉट की जरूरत ही नहीं है टू रिस्टोर नॉर्मल ब्लड फ्लो, ठीक है। हमें क्लॉट क्यों चाहिए होता है, कि जो ब्लड फ्लो है उसको रोक सके। लेकिन जब वेसल ही ठीक हो गई तो हमें ब्लड क्लॉट की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो ब्लड फ्लो को खराब करेगा, ठीक है। सो प्लाज्मिनोजन इज एक्टिवेटेड टू बाय टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। सो क्या है, एक एक्टिवेटर होता है जिसको बोलते हैं टीपीए। क्या है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को रिलीज करता है और ये जो प्लाज्मिनोजन है वो प्लाज्मिन को एक्टिवेट करता है। ये जो प्लाज्मिन है ये क्या करता है, ये फिब्रिन के स्ट्रैंड्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। सो प्लाज्मिन डाइजेस्ट फिब्रिन स्ट्रैंड्स, जो फिब्रिन के स्ट्रैंड्स थे, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। और क्या डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगा, ब्रेकिंग डाउन द क्लॉट इनटू सॉल्युबल फ्रेगमेंट्स। और जो क्लॉट है उसको ब्रेक डाउन करेगा और उसको सॉल्युबल फ्रेगमेंट में बनाएगा, किसमें, सॉल्युबल फ्रेगमेंट्स में बना देगा, दैट आर रिमूव्ड बाय द बॉडी, जो कि बॉडी के जरिए रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है ना, फिब्रिनोलाइसिस होना लग जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्लॉट बना भी और उसका एक बार जब वेसल हमारी रिपेयर हो गई तो क्लॉट हटना भी चाहिए। अगर क्लॉट नहीं हटेगा तो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप ही रहेगी, वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो जो वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो जिसकी वजह से कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, ठीक है। सो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि दैट व्हाट इज हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हीमो का मतलब होता है ब्लड, स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। सो यहाँ पे ब्लीडिंग की स्टॉपेज होती है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्टली बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस क्या होता है, दोनों ही बताया। मैंने आपको थंबनेल में यही बताया है कि यहाँ पे कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस है, क्योंकि सेकेंडरी हीमोस्टेसिस को मैं और भी अच्छे तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। सो इसमें हमने देखा कि वेसोकॉन्ट्रिक्शन पहले होता है, फिर प्लेटलेट का प्लग बनता है जो कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस में कंक्लूड होता है। कोआगुलेशन होता है, क्लॉट रिट्रैक्शन। कोआगुलेशन में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी जिसमें हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों देखेंगे, ठीक है। क्लॉट रिट्रैक्शन होगा, क्लॉट जो है वो धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, रिपेयर होने लग जाएगी साइट ऑफ इंजरी। एंड उसके बाद जब साइट ऑफ इंजरी रिपेयर हो जाए तो क्लॉट को रिमूव भी होना पड़ेगा ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो दोबारा से इनिशिएट हो सके, ठीक है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप सो ये आपको हेल्प करेगा, आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड क्लासमेट्स के साथ। कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।